दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों ये समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है और आज है 25 फरवरी। तो चलिए 25 फरवरी की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है, हम केवल उन चुनिंदा प्रश्नों को उसमें शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। इसलिए हमारी ये वीडियो बहुत बड़ी नहीं होती है, इसलिए पूरी वीडियो को देखने का प्रयास करिए। उपयोगी बहुत होती है, ठीक है ना? तो वीडियो बड़ी ना होके उपयोगी ज्यादा होती है, इसलिए पूरी वीडियो देखिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। और हाँ, इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ वहां से ले सकते हैं और जब इच्छा चाहे तब इन प्रश्नों को दोहरा सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय नहीं खर्च करेंगे, सीधे आज के प्रश्नों पे आते हैं। देखिए आज यानी 25 फरवरी की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनकी शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस ईपीएल यानी इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस बोलते हैं इसे। तो इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बना है? इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बना है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस या ईपीएल या इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, इसको लॉन्च करने वाला विश्व का दूसरा देश, ठीक है? तो विश्व का दूसरा देश बना है भारत। देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है कि इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस जारी करने वाला जो विश्व का दूसरा देश बना है वह भारत, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? देखिए अगर दूसरा देश भारत बना है तो पहला देश कौन सा था? पहला देश कौन सा था? तो पहला देश था इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस जारी करने वाला, वह था चीन, ठीक है? चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पे है जिसने इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस जारी किया है, ठीक है? अब एक चीज इसके बारे में सुन लिए कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक, देखिए ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ठीक है? अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसे कहते हैं आईसीएओ, ठीक है? आईसीएओ से अनुमोदन मिल गया है भारत को, ठीक है? और यहां से अनुमोदन मिलने के बाद पायलटों के लिए डिजिटल लाइसेंस, किसके लिए? पायलटों के लिए, पायलटों के लिए डिजिटल लाइसेंस, ठीक है? पायलटों के लिए डिजिटल लाइसेंस लॉन्च करने वाला भारत जो है दूसरा देश बन गया है, ठीक है? डिजिटल लाइसेंस, देखिए इसको पूरा लिख देते हैं, लॉन्च करने वाला, लॉन्च करने वाला भारत दूसरा देश बन गया है, ठीक है? दूसरा देश बन गया है, ठीक है? तो पायलटों के लिए डिजिटल लाइसेंस लॉन्च करने वाला भारत जो है यह दूसरा देश बन गया है। अब देखिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री थे राम मोहन नायडू। कौन है? राम मोहन नायडू। यह नागरिक उड्डयन मंत्री है राम मोहन नायडू, ठीक है? इन्होंने जो है पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस को लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? राम मोहन नायडू ने इसे लॉन्च किया, ठीक है? तो यह भी याद रखिएगा। अब देखिए ईपीएल के लॉन्च के साथ ही अब क्या होगा कि चरणबद्ध तरीके से मुद्रित कार्ड जो हुआ करते थे उनकी आवश्यकता कम हो जाएगी। अब देखिए इसको लागू होने के बाद क्या होगा, धीरे 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 कार्ड की आवश्यकता कम हो जाएगी, ठीक है? धीरे धीरे कार्ड की आवश्यकता कम हो जाएगी, ठीक है? तो इसे भी याद रखिएगा, धीरे धीरे कार्ड की आवश्यकता कम हो जाएगी जिससे लाइसेंसिंग प्रक्रिया सरल हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त इस बदलाव से कागज और प्लास्टिक का जो उपयोग है वह भी कम हो जाएगा। कागज और, जब सारे कार्ड इलेक्ट्रॉनिक बनने लगेंगे तो कागज और प्लास्टिक का उपयोग कम हो जाएगा। और जब कागज और प्लास्टिक का उपयोग कम हो जाएगा तो क्या होगा, इससे जो है पर्यावरणीय स्थिरता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक तो कागज को बनाने में भी पेड़ पौधों को काटना पड़ता है, और दूसरा ये प्लास्टिक जब आ जाता है एक बार प्रचलन में तो यह भी नष्ट नहीं होता है। तो इससे क्या होगा कि जब कागज और प्लास्टिक खत्म हो जाएगा, केवल इलेक्ट्रॉनिक रह जाएगा, तो उससे एक तो सुचारू रूप से इसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है? प्रक्रिया सरल हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि कार्ड की आवश्यकता खत्म होने से कागज और प्लास्टिक का उपयोग कम हो जाएगा, ठीक है? उपयोग जो है यह कम हो जाएगा, उपयोग कम हो जाएगा तो इससे पर्यावरण को फायदा होगा, ठीक है ना? अब देखिए केवल चाइना ही ऐसा था जिसने इसको अब तक डेवलप किया था। भारत दूसरे नंबर पे है जिसने इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च किया है, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को याद रखिएगा,
ठीक है। अब चलिए आज का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किन दो देशों के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए दो देशों के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, वह दो देश कौन से हैं? तो ऑप्शन ए है भारत रूस, ऑप्शन बी है भारत चिली, ऑप्शन सी है भारत अर्जेंटीना और ऑप्शन डी है भारत बोलीविया। ठीक है, तो बताइए किन दो देशों के बीच लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता हुआ है? तो देखिए ये दो देश है, भारत और अर्जेंटीना। ठीक है, अब देखिए भारत और अर्जेंटीना के बीच में नई दिल्ली में एक समझौता हुआ। कहाँ हुआ है यह समझौता? तो नई दिल्ली में यह समझौता हुआ है, और जिसमें दोनों देशों के बीच में लिथियम खनन के लिए, किसके लिए? लिथियम खनन, लिथियम खनन के लिए, खनन और अन्वेषण, यह भी याद रखिए, लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए, अन्वेषण के लिए समझौता हुआ है। ठीक है ना, लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता हुआ है, समझौता हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए लिथियम इस समय जो है बहुत इंपॉर्टेंट धातु है लिथियम। वैसे भी इसके बहुत प्रकार के यूज हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा यूज है लिथियम का वह यह है कि जब से इलेक्ट्रिक कारें चल गई हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां जब से प्रचलन में आई हैं, तब से जो है लिथियम का जो है, लिथियम की उपयोगिता सबसे ज्यादा बढ़ी है। क्योंकि आप जानते हैं कि इन कारों में लिथियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिथियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसी बैटरी के, चूंकि इनका रख रखाव आसान होता है, तो इसी बैटरी के लिए जो है लिथियम सबसे ज्यादा उपयोगी हो गया है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ने लगेंगी उतना ज्यादा लिथियम की डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए भारत और अर्जेंटीना के बीच लिथियम के लिए खनन और अन्वेषण के लिए एक समझौता हुआ। अब देखिए लिथियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि लिथियम आखिर क्या है। लिथियम के बारे में जानते हैं, यह इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न यहाँ से पूछे भी जाते हैं। तो लिथियम एक रासायनिक तत्व है, यह आपको पता है, नाम से ही पता है। लिथियम क्या है? एक रासायनिक तत्व है, और यह हल्की धातु, यह क्या होता है? यह हल्की धातु है। ठीक है, और साथ ही ठोस होती है, हल्की धातु है, ठोस होती है। ठीक है, साथ ही यह जो है इसकी, इसका जो रंग होता है यह मुलायम होती है, मुलायम, और उसके साथ इसका रंग जो है, रंग कैसा होता है? चांदी के रंग का होता है। ठीक है ना, अब यह क्या करता है कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन से, हवा में मौजूद, हवा में मौजूद ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से यह तेजी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से तेजी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तेजी से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। ठीक है, और जब यह तेजी से अभिक्रिया कर लेगा तो क्या होगा? तो आग लग जाएगी, तो आग लग जाती है। ठीक है, आग लग जाती है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन से यह तेजी से अभिक्रिया करता है, जिससे क्या होता है? आग लग जाती है। ठीक है ना, अब देखिए एक चीज और खास बात है कि यह प्रकृति में, यह प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं मिलता है। ठीक है ना, किसी न किसी के साथ मिलके ही पाया जाता है, तो शुद्ध रूप में यह प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लिथियम जो है प्रकृति में फ्री अवस्था में नहीं पाई जाती है, शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती है, अन्य तत्वों के साथ यौगिक के रूप में पाया जाता है। ठीक है ना, अब देखिए इसका प्रयोग जो है अवसाद के इलाज में, यानी सीजोफ्रेनिक, किसमें? सीजोफ्रेनिक, सीजोफ्रेनिक, और जो है कुछ तरह के अवसाद के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवसाद के इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक चीज और है, लिथियम आयन बैटरियों के बारे में तो हमने बताया कि लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत उपयोगी है। अब देखिए लिथियम जो है इसका उपयोग आतिशबाजी में भी किया जाता है। लिथियम का उपयोग किसमें किया जाता है? आतिशबाजी में भी किया जाता है, और जो है यह क्या करता है? चमकीले लाल रंग का निर्माण करता है। ठीक है, आतिशबाजी में यह चमकीले लाल रंग का निर्माण करता है। ठीक है, लाल रंग का निर्माण आतिशबाजी में क्या करता है? चमकीले लाल रंग का निर्माण करता है। ठीक है ना, साथ ही इसके कांच को हल्का मजबूत बनाने के लिए भी लिथियम मिलाया जाता है। तो इसकी बहुत सारी उपयोगिता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है, जो मैंने शुरू में बताया कि लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में, लिथियम आयन, देखिए इसको, लिथियम आयन, लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में इसका सबसे बड़ा यूज है। ठीक है, इसीलिए इसकी वर्तमान में सबसे ज्यादा डिमांड भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा
भारत और अर्जेंटीना के बीच नई दिल्ली में लिथियम के खनन और अन्वेषण के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आज का जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 13वीं मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति, इसे मिडकॉम के नाम से जानते हैं। मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति या इसे मिडकॉम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी बैठक कहां पर हुई? तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है कुआलालंपुर, ऑप्शन सी है बेंगलुरु और ऑप्शन डी है जयपुर। तो बताइए 13वीं मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहां पे हुई? अब देखिए, जो 13वीं मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक है वो हुई है कुआलालंपुर में। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। मिडकॉम की बैठक कहां पे हुई है? कुआलालंपुर में। अब देखिए मिडकॉम का फुल फॉर्म जान लेते हैं। मिडकॉम का फुल फॉर्म है मलेशिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी। ठीक है, मलेशिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी, ये है मिडकॉम का फुल फॉर्म, यानी मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति। ठीक है, तो इसकी बैठक हुई है कुआलालंपुर में। अब देखिए कुआलालंपुर में बैठक हुई है, तो इस बैठक की जो है सह अध्यक्षता किसने किया है? इस बैठक की सह अध्यक्षता किसने किया है, यह आपको बताना है। तो बैठक की जो सह अध्यक्षता है वह किया है रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। रक्षा सचिव, ठीक है, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। ठीक है, भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इसकी सह अध्यक्षता की। ठीक है, और मलेशिया के रक्षा मंत्रालय के महासचिव और मलेशिया के रक्षा मंत्रालय के महासचिव, इनका क्या नाम है? इन महासचिव महोदय का क्या नाम है? मलेशिया के रक्षा मंत्रालय के महासचिव, तो ये है लुकमान हकीम बिन अली। कौन है? लुकमान हकीम बिन अली। ठीक है, अब देखिए जो मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति यह 13वीं है। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। 13वीं बैठक कुआलालंपुर में हुई। ठीक है, मलेशिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी, इसकी सह अध्यक्षता किया रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने, और मलेशिया के रक्षा मंत्रालय के महासचिव लुकमान हकीम बिन अली ने किया। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक कुआलालंपुर में हुई। ठीक है ना, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है वह है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? आपको बताना है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया। तो ऑप्शन ए है 20 फरवरी, ऑप्शन बी है 21 फरवरी, ऑप्शन सी है 22 फरवरी और ऑप्शन डी है 19 फरवरी। अगर आप परीक्षाओं से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो देखिए अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 21 फरवरी के दिन। ठीक है, 21 फरवरी के दिन अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और सितंबर 1999 इस मंथ को याद रखिएगा, वर्ष को याद रखिएगा। सितंबर 1999 को, यह है 17 सितंबर की तिथि। ठीक है, 17 सितंबर 1999 को यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा के दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषित किया। ठीक है, तो 17 सितंबर 1999 को यूनेस्को ने अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने के लिए 21 फरवरी के दिन को निर्धारित किया। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यह क्या करता है, यह दिन दुनिया भर में भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। किसके लिए? भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देने के लिए यह जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वह भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। और 17 सितंबर 1999 को यूनेस्को ने यह घोषित किया है
किया था कि प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी के दिन मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है उसका रजत जयंती समारोह है। ठीक है ना। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वर्ष 1999 में घोषणा की गई थी सितंबर के महीने में, तो अभी क्या है, अभी जो है 2025 चल रहा है, तो इस बार जो है यूनेस्को का यह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह है और इसका थीम भी यही है। इसका थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह, यह जो है इसकी थीम है। ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि यह रजत जयंती समारोह है और उसी के नाम पर इस थीम का भी निर्माण किया गया है। ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी के दिन मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वर्ष 1999 में यूनेस्को ने इसे 21 फरवरी के दिन मनाने की घोषणा की थी। ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला देखते हैं। आज का हमारा जो 5वां प्रश्न है वह किस केंद्र शासित सरकार ने शारीरिक अंग दान करने वालों को उनके जीवन रक्षक योगदान के सम्मान के रूप में राजकीय सम्मान दिया जाएगा? कितनी अच्छी बात है। देखिए प्रश्न को फिर से पढ़िए कि किस केंद्र शासित सरकार ने शारीरिक अंगदान करने वालों को उनके जीवन रक्षक योगदान के सम्मान के रूप में राजकीय सम्मान देने की घोषणा की है? ठीक है। राजकीय सम्मान दिया जाएगा या राजकीय सम्मान देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ और ऑप्शन डी है पुदुचेरी। तो बताइए किस केंद्र शासित सरकार ने यह घोषणा की है कि जो भी उनके यहाँ अंगदान करेगा उनके जीवन रक्षक योगदान को सम्मानित करते हुए कि उन्होंने किसी की जान बचाई अपना अंगदान करके, उनको राजकीय सम्मान दिया जाएगा। तो यह है संघ शासित क्षेत्र कौन सा है? तो यह पुदुचेरी है। ठीक है। पुदुचेरी ने ऐसी घोषणा की है। पुदुचेरी की केंद्र शासित सरकार ने, उन्होंने कहा है कि अंगदान करने वालों को उनके जीवन रक्षक योगदान के सम्मान के रूप में उन्हें राजकीय सम्मान प्रदान किया जाएगा। ठीक है। क्योंकि उन्होंने जरूरतमंद मरीजों को अंगदान किया है। ठीक है ना। तो इसलिए जो है उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सबसे सम्मान का जो तरीका निकाला गया है उसमें कुछ बातें बताई गई हैं। जैसे पुदुचेरी सरकार का एक सदस्य सक्षम अधिकारी जो दाता है उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पमाला चढ़ाएगा। तो किसके शरीर पर? दाता के एक सक्षम अधिकारी, पुदुचेरी सरकार का सक्षम अधिकारी जो है वह दाता के पार्थिव शरीर पर, भाई जिसने अंगदान किया है वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो दाता के पार्थिव शरीर पर, ठीक है, पार्थिव शरीर पर पुष्पमाला चढ़ाएगा। ठीक है ना, या पुष्पमाला या माला चढ़ाएगा। ठीक है, शरीर पर माला चढ़ाएगा। इस बात को याद रखिएगा। एक सम्मान का यह अधिकारियों के द्वारा जो है पुदुचेरी सरकार एक सक्षम अधिकारी को उस पार्थिव शरीर के पास भेजेगी जिन्होंने अंगदान किया है अपना, और वह सक्षम अधिकारी उन्हें सम्मानित करेगा, उन पर माला चढ़ाएगा। ठीक है। अब देखिए एक चीज और, यही सम्मानित करने का तरीका निकाला गया है। अब देखिए एक व्यक्ति जो है अपने कौन कौन से अंग दान कर सकता है, इस बात को आप जान लीजिए कि एक मनुष्य अपने कितने अंग दान कर सकता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आज से आप जान लीजिए कि एक मनुष्य जो है अपने केवल 6 अंग दान कर सकता है। ठीक है, आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। एक मनुष्य अपने शरीर का 6 अंग दान कर सकता है। 6, यानी इसे 6 भी कह सकते हैं या इसे कह सकते हैं 6 अंग, या इसे 6 ऑर्गन्स। ठीक है, तो 6 अंग, एक मनुष्य अपने शरीर का 6 अंग दान कर सकता है। ठीक है ना, कर सकता है। अब देखिए क्लियर हो जाएगा यहां से कि कौन कौन सा अंग दान किया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसे आपके सामने कोई सवाल आ जाता है कि एक मनुष्य अपने कुल कितने अंग दान कर सकता है, तो हो सकता है सोचने में कठिनाई होती। तो देखिए एक मनुष्य अपने शरीर का मात्र 6 अंग दान कर सकता है। वो 6 अंग कौन कौन से हैं? देखिए पहला है गुर्दा या किडनी कहते हैं इसे, दूसरा है हृदय या इसे कहते हैं हार्ट। ठीक है, तीसरा है फेफड़ा या इसे लंग्स कहते हैं, तीसरा है फेफड़ा। ठीक है, और चौथा है लीवर या यकृत। चौथा क्या है? यकृत या इसे लीवर भी कहते हैं। चौथा है यकृत, इसे लीवर भी कहते हैं। ठीक है, पांचवा है अग्नाशय या इसे क्या कहते हैं? पैंक्रियाज। पांचवा क्या है? अग्न्याशय। ठीक है, और छठा अंग क्या है?
और जो है जो छठा अंग है वो क्या है, आंत। ठीक है, इस प्रकार जो है एक मनुष्य केवल अपने 6 अंग दान कर सकता है। कौन कौन से? पहला है, देखिए, एक है गुर्दा, दूसरा हृदय, तीसरा है फेफड़ा, चौथा है यकृत, पांचवा है अग्नाशय और छठवां है आंत। इस प्रकार एक मनुष्य अपने शरीर के केवल 6 अंगों को दान कर सकता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। अब पुदुचेरी की सरकार ने ऐसे अंग दान करने वालों को उन्हें सम्मानित करने का उन्हें सम्मानित करने का जो है निर्णय लिया है। अब देखिए, जब कोई भी अंग दान करता जो है उसकी डेथ हो जाएगी, तो उसके पार्थिव शरीर पर पुदुचेरी सरकार का एक सक्षम अधिकारी पहुंचेगा और उनके पार्थिव शरीर पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें सम्मानित करेगा। ठीक है, एक चीज हो गई। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक मनुष्य अपने शरीर के कुल कितने अंग दान कर सकता है? तो देखिए, एक मनुष्य मात्र 6 अंगों को दान कर सकता है, यानी 6 ऑर्गन्स। अब देखिए कौन कौन से वो 6 अंग है। तो पहला है गुर्दा, दूसरा है हृदय, तीसरा है फेफड़ा, चौथा है यकृत और पांचवा है अग्नाशय और छठा है आंत। तो एक मनुष्य इन 6 अंगों को दान कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मैं बार बार एक प्रश्न को इसलिए इतना दोहरा देता हूं क्योंकि आपको पढ़ने के लिए बहुत लंबा सिलेबस है। ठीक है, जब तक आप हमारे साथ हैं तब तक इन प्रश्नों को उन्हीं समयों में तैयार कर लीजिए जब तक आप पढ़ते हैं, ताकि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। इसलिए एक प्रश्न को मैं 4 बार, 5 बार, 6 बार दोहरा देता हूं, ताकि यह जो है आपकी एकदम दिमाग पे छप जाए, अंकित हो जाए। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 6वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय छात्र ने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जीती है। उस भारतीय छात्र का नाम क्या है? देखिए कौन सा है, मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जीता है। किसने जीता है? एक भारतीय छात्र ने जीता है, और उस भारतीय छात्र का नाम बताना है कि उसका नाम क्या है, किसने जीता है। ऑप्शन ए है विश्व राजा कुमार, ऑप्शन बी है अजीत सिंह, ऑप्शन सी है विश्व प्रताप और ऑप्शन डी है अजय सक्सेना। तो बताइए किस भारतीय छात्र ने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जीती है, और उस भारतीय छात्र का नाम आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए किस छात्र ने जीता है। अब देखिए, मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले हैं भारतीय छात्र। इनका नाम है विश्व राजा कुमार। इन्होंने बिल्कुल अपने नाम को चरितार्थ कर दिया है, विश्व राजा कुमार। ठीक है, इन्होंने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जीता है। ठीक है, और यह जो है, देखिए, विश्व राजा कुमार की जो उम्र है वह 20 वर्ष है। ठीक है, और जो लिंक्डइन पे इनकी प्रोफाइल है उसके अनुसार यह जो है कहाँ के, बिनियागर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मानाकुल, क्या है, मानाकुला, मानाकुला बिनियागर, मानाकुला बिनियागर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनकी प्रोफाइल जो है उसके अनुसार ये मानाकुला बिनियागर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी के छात्र हैं, अभी ये स्टूडेंट ही, याद रखिएगा। और इन्होंने जो है मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। ठीक है ना, अब यह मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप क्या है? तो मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसके बारे में जान लेते हैं। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप, मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप, यह क्या है? यह जो है एक ऑनलाइन प्रतियोगिता है, ऑनलाइन ऑनलाइन प्रतियोगिता है। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑनलाइन प्रतियोगिता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, विश्व राजा कुमार ने क्या किया, इन्होंने 80 रैंडम नंबर को सिर्फ 13.5 सेकेंड और 8.43 सेकेंड, देखिए इन्होंने क्या किया, 80 रैंडम नंबर, ठीक है, थोड़ा सा अंदर चलते हैं, 80 रैंडम नंबर को याद किया। ठीक है ना, 80 रैंडम नंबर, जैसे 1, 5, 14, 13, 21, 24, इस प्रकार से रैंडम नंबर है। तो 80 रैंडम नंबर को 13.5 सेकेंड में याद कर लिया। ठीक है, 13.5 सेकेंड, 80 रैंडम नंबर को याद कर लिया। ठीक है ना, और 30 फिगर को इन्होंने, 30 चित्रों को 30 चित्रों को इन्होंने जो है 8.40 सेकेंड में याद किया। ठीक है ना, तो 80 रैंडम नंबर को 13.5 सेकेंड में और 30 चित्रों को इन्होंने 8.40 सेकेंड में इन्होंने याद कर लिया, और जो है गोल्ड जीता। मेमोरी का इन्होंने क्या जीता, गोल्ड जीता। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब एक चीज और जान लीजिए, जब इनसे पूछा गया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इनसे पूछा
कि आखिर जो है आपकी मेमोरी इतनी तेज क्यों है, तो इन्होंने कहा कि शरीर में जो पानी की मात्रा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपके मस्तिष्क को मदद मिलती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि पानी ठीक ठाक पीते रहिए, मतलब शरीर में पानी की उचित मात्रा, पानी की उचित मात्रा मेमोरी के लिए वरदान है। ठीक है, मेमोरी के लिए वरदान है। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखिएगा कि जो शरीर में पानी की उचित मात्रा मेमोरी के लिए एक वरदान है। और यह किसने कहा, यही विश्व राजा कुमार ने जीत के बाद न्यूयॉर्क टाइम से बात करते हुए यह कहा। ठीक है, तो इसलिए पर्याप्त पानी पीते रहिए, आपकी भी मेमोरी बहुत तेज हो जाएगी। ठीक है ना। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार सीए डॉक्टर अनंत नागेश्वर का सेवा काल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। अब देखिए, सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है, पहले उनका नाम जानिए कि ये मुख्य आर्थिक सलाहकार है कौन, तो यह है डॉक्टर अनंत नागेश्वर। ठीक है, तो केंद्र सरकार के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार वो है डॉक्टर अनंत नागेश्वर, और इनके सेवा काल को बढ़ा दिया गया है क्योंकि इन्हें सेवानिवृत्ति इनकी हो रही थी, तो ऐसे में इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन ए है 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी है 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी है 4 वर्ष के लिए, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अनंत नागेश्वर का जो सेवा काल है वो कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया, कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, डॉक्टर अनंत नागेश्वर का सेवा काल आगामी 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना, यह जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार है सरकार के, और इनका सेवा काल जो है 31 मार्च 2027 तक। अब कब तक हो गया, 31 मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अनंत नागेश्वर का जो सेवा काल है वह 31 मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए, जो डॉक्टर अनंत नागेश्वर हैं, इनके बारे में जान लीजिए कि यह जो है यहाँ नियुक्ति से पहले जो है डॉक्टर नागेश्वरन ने लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में भी काम किया है। ठीक है ना, तो ये क्या थे, डॉक्टर अनंत नागेश्वर, यह जो है यहाँ नियुक्ति से पूर्व यह लेखक भी थे, शिक्षक भी थे। ठीक है, लेखक थे और शिक्षक थे और सलाहकार भी थे। ठीक है, यहाँ भी सलाहकार है, तो सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य किया। ठीक है, और साथ ही इन्होंने जो है भारत तथा सिंगापुर, कहा, भारत तथा सिंगापुर, 2 जगहों में को याद रखिएगा कि डॉक्टर अनंत नागेश्वर ने भारत तथा सिंगापुर में कई बिजनेस स्कूलों, ठीक है, सिंगापुर में बिजनेस स्कूल, ठीक है, बिजनेस स्कूल्स, कई बिजनेस स्कूलों में, और जो है आईआईएम में, ठीक है, प्रबंधन संस्थानों में पढ़ाया है और बड़े पैमाने पे प्रकाशन किया है। आईआईएम में पढ़ाया है। ठीक है, आईआईएम में भी पढ़ाया है, और इन्होंने क्या किया है, बड़े पैमाने पर प्रकाशन का कार्य भी किया है। ठीक है, तो इसे इन्हें याद रखिएगा कि डॉक्टर अनंत नागेश्वर जो सरकार के मुख्य सलाहकार हैं, उनका सेवा काल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, तो 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है ना। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में, किसमें, पक्षी गणना में भारत के में शीर्ष स्थान पर रहा है। आपको बताना है कि इनमें से दिए गए राज्यों में से कौन सा राज्य है जो लगातार तीसरे वर्ष, यह भी याद रखिएगा, चौथे वर्ष, लगातार तीसरे वर्ष इस चीज को मार्क करिएगा, और पक्षी गणना में भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा राज्य है जो लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए, पश्चिम बंगाल, आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य है जो लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, और इसको मैं इंपॉर्टेंट लगाता हूं। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और किसी भी परीक्षा में जो आगामी होने वाली परीक्षा है उसमें यह पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि भारत में दर्ज कुल 1068 पक्षी प्रजातियों में 1068 पक्षी प्रजातियां भारत में कुल दर्ज है, प्रजातियां भारत में दर्ज हैं। ठीक है, भारत में दर्ज हैं कितनी, 1068 पक्षी प्रजातियां, ठीक है, भारत में दर्ज हैं, और इनमें से 543 प्रजातियां जो है
यह कहाँ पाई जाती हैं? पश्चिम बंगाल में अकेले पाई जाती है, ठीक है ना। तो 543 प्रजातियां पश्चिम बंगाल में मिली हैं। टोटल जो है जो दर्ज पक्षी प्रजातियां हैं भारत में वो हैं 1068। इनमें से 543 पक्षी प्रजातियां जो है पश्चिम बंगाल में मिली हैं, ठीक है, प्राप्त हुई हैं, दर्ज की गई हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल को शीर्ष स्थान दिया गया है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल को इसीलिए शीर्ष स्थान दिया गया है। अब देखिए, लगातार तीसरे वर्ष देश के 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रेट बैकयार्ड, क्या कहते हैं, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, ठीक है, काउंट, या इसे कहते हैं GBBC, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट या GBBC के दौरान बंगाल में सबसे अधिक प्रजातियां दर्ज की गई। हमने बताया ना आपसे कि कुल 543 प्रजाति, 1068 में 543 प्रजातियां पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई हैं, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष स्थान पे रहा है? तो पश्चिम बंगाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, आज का हमारा नवा प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय जर्नल द लैंसेट पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों 1920 से 1921 में भारत में आत्महत्या मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? आपको बताना है कि पिछले 3 दशक में 1920 से 1921 में भारत में आत्महत्या मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 28% और ऑप्शन डी है 31%। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय जर्नल द लैंसेट पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में, अब देखिए इस प्रश्न में हमें थोड़ी संदेह हो रहा है, पिछले 3 दशक की बात कर रहा है और यह 1920 से 1921 की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, आप थोड़ा सा प्रश्न मिला भी लीजिएगा कि 3 दशकों में कौन सा दशक है। तो 1920 से 1921 में भारत में आत्महत्या मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो आपको बताना है कि 10%, 25%, 28% या 31% का। तो देखिए, 31% की जो दर है, गिरावट दर दर्ज की गई है भारत में। वैश्विक आत्महत्या दर में 40% की तथा भारत में 31.5% की गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वैश्विक स्तर पर आत्महत्या दर में, वैश्विक स्तर पर आत्महत्या दर में 40% की गिरावट आई, ठीक है। 40% की गिरावट दर्ज की गई है वैश्विक स्तर पर आत्महत्या दर में, ठीक है। जबकि भारत में यह कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो 31%, ठीक है। तो ये आंसर सही है। भारत में आत्महत्या दर में 31% की गिरावट दर्ज की गई है। और ऐसा किसने कहा? एक पत्रिका है द लैंसेट पब्लिक हेल्थ, ठीक है। इसकी अंतरराष्ट्रीय जर्नल है द लैंसेट और इसकी पब्लिक हेल्थ की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए, आत्महत्या से होने वाली जो मृत्यु दर है उसमें कमी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक देखी गई है। तो आत्महत्या में महिलाओं की आत्महत्या दर में कमी आई है। आत्महत्या दर में सर्वाधिक कमी आई है, ठीक है, सर्वाधिक कमी आई है। महिलाओं की जो आत्महत्या दर है उसमें सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और है, 1990 में महिलाओं में आत्महत्या जो मृत्यु दर थी वो 16.8 प्रति लाख जनसंख्या थी, ठीक है ना। 1990 में देखिए, ये जो पूरा लिस्ट है ये मुझे लगता है ये 1990 है। 1990 से लेकर के ये 2021 तक की बात है, ठीक है। 1990 से लेकर के 2021 तक की बात है, जो रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशक है। तो मेरे हिसाब से तो यही है, आप बाकी इसको मिला लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो महिलाओं की आत्महत्या दर में जो सर्वाधिक कमी आई, ठीक है, 31% में महिलाएं सबसे ज्यादा कम हुई हैं आत्महत्या करने में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज है, 1990 में रिपोर्ट है, 1990 में महिलाओं में जो आत्महत्या मृत्यु दर था, 1990 में महिलाओं में आत्महत्या की जो दर थी, 1990 में महिलाओं में जो आत्महत्या की दर थी वो कितनी थी? वह थी 16.8%, ठीक है। महिलाओं की आत्महत्या दर कितनी थी? 16.8% प्रति लाख जनसंख्या थी, ठीक है, प्रति लाख जनसंख्या थी, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। जो वर्ष 2021 में अब कितनी हो गई है? तो 2021 में घटकर ये हो गई है 10.3 प्रति लाख
प्रति लाख जनसंख्या। ठीक है, तो देखिए पहले की अपेक्षा अब महिलाएं कम जो है आत्महत्या कर रही हैं। लेकिन एक चीज और है, ये जो 10.3% प्रति लाख जनसंख्या है, ये भी बहुत ज्यादा है और यह भी रुकना चाहिए, खत्म होना चाहिए। देखिए 1990 में महिलाओं की जो आत्महत्या दर थी वो 16.8% प्रति लाख थी, लेकिन 2021 में 10.3% प्रति लाख जनसंख्या हो गई। और यह जो आंकड़ा है ना, यह भी बहुत ज्यादा है। इसलिए चूंकि हम तो चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आत्महत्या का कोई ऐसा कारण नहीं होता जिसे आप जस्टिफाई कर पाए अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए। तो देखिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। और ये जो 10.3% महिलाएं अभी भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, यह भी रुकना चाहिए। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। ये जो प्रश्न है कि जो आत्महत्या, भारत में आत्महत्या मृत्यु दर में कितने % की गिरावट दर्ज की गई है, तो देखिए विश्व स्तर पर आत्महत्या दर में 40% की गिरावट की गई है, दर्ज की गई है, जबकि भारत में यह 31% पे है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब चलिए आज का 10वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा जो 10वां प्रश्न है वह है, भारत सरकार ने किसके सहयोग से एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल शुरू करने की, जिसका लक्ष्य 1 लाख युवाओं को एआई और उद्यमशीलता, ये उद्यम लिखा है, ये उद्यमशीलता कौशल में प्रशिक्षित करना है। देखिए भारत सरकार ने किसके सहयोग से एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल शुरू की। ठीक है, तो एक प्रश्न तो ये हो गया। ठीक है, किसके सहयोग से शुरू की। और दूसरा प्रश्न हो गया जिसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है 1 लाख युवाओं को एआई और उद्यमशीलता कौशल में प्रशिक्षित करना है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए है इंटेल इंडिया, ऑप्शन बी है टाटा इंडिकॉम, ऑप्शन सी है एमटीएनएल और ऑप्शन डी है रिलायंस। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए कि इनमें से कौन कंपनी है, भारत सरकार ने किसके सहयोग से एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल शुरू की है और उसका लक्ष्य है 1 लाख युवाओं को एआई और उद्यमशीलता कौशल में प्रशिक्षित करना। तो बताइए कौन सी कंपनी है जिसके सहयोग ने भारत सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, तो देखिए भारत सरकार ने इंटेल इंडिया के सहयोग से, ये ऑप्शन सही है, भारत सरकार ने इंटेल इंडिया के सहयोग से एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल शुरू की है और उसका लक्ष्य है 1 लाख युवाओं को एआई का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एआई और उद्यमशीलता कौशल में प्रशिक्षित करना। ठीक है, तो किसके सहयोग से भारत सरकार ने यह कार्यक्रम शुरू किया है, तो इंटेल इंडिया के सहयोग से शुरू किया है। ठीक है, एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल। अब देखिए आप इतना याद रखिएगा कि भारत सरकार ने एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल की शुरुआत किसके साथ की है, जिसका उद्देश्य है 1 लाख युवाओं को एआई में, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और उद्यमशीलता कौशल में प्रशिक्षित करना। तो किसके साथ किया है समझौता भारत सरकार ने, इंटेल इंडिया के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 25 फरवरी के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। हम अपने वीडियो में केवल उन्हीं प्रश्नों को स्थान देते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने साथियों के साथ, अपने हृदय प्रिय मित्रों के साथ इसे शेयर करिए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न है उनके साथ। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।